हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एक्सचेंज। अपन बात करें ईएमटी और ईएमटी के अंदर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ रखा था वेव पोलराइजेशन। और आज अपन ईएमटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। अपन पॉइंटिंग थ्योरम की बात लास्ट में करेंगे, लेकिन अभी अपन पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में समझेंगे, जो कि ईएमटी का सेकंड चैप्टर का वेव प्रोपगेशन का यूनिफॉर्म प्लेन वेव का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉइंटिंग वेक्टर। मान लो एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं, तो वो अपने साथ में पावर को कैरी करके रखती हैं। क्या करते हैं? अपने साथ में पावर को कैरी करती हैं। तो अगर वो पावर को कैरी करेगा तो उसके पाथ में अगर कोई एरिया आ जाएगा, एग्जामिनर आपको एक एरिया दे देगा और पूछेगा इस एरिया से टोटल कितनी पावर क्रॉस होकर जाएगी, वो अपन को फाइंड आउट करनी होती है। और ऐसे क्वेश्चन गेट में आ भी रखे हैं। मतलब हर एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव जब किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती हैं, वो अपने साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को भी कैरी करके रखती हैं। और इसके अगर उसके पाथ में, अगर उसके फील्ड के अंदर अगर कोई एरिया आ जाए, कोई एरिया एग्जामिनर अपन को प्रोवाइड करे और पूछे टोटल इससे कितनी पावर क्रॉस होगी, तो उसके लिए अपन को उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन को पॉइंटिंग वेक्टर की समझ होनी चाहिए। जब अपन को पॉइंटिंग वेक्टर पे अच्छी कमांड हो जाएगी तो अपन ऐसे सवाल बड़े इजीली कर सकते हैं। तो आज आप हेडिंग डालो पॉइंटिंग वेक्टर, और पॉइंटिंग थ्योरम की बात अपन बाद में करेंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं पॉइंटिंग वेक्टर की। तो आप हेडिंग डालो पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि कोई भी यूनिफॉर्म प्लेन वेव जब ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ क्या करते हैं? अपने साथ एनर्जी यानी पावर को लेके कैरी करते हैं। जब वो अपने साथ पावर को लेके कैरी करेगी तो उसके पाथ के अंदर कोई अगर एरिया आ जाएगा, तो उस एरिया से जो टोटल कितनी पावर क्रॉस होगी वो एग्जामिनर आपको पूछेगा और आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पॉइंटिंग वेक्टर की समझ होनी चाहिए। जब अपन ने यूनिफॉर्म प्लेन वेव को, यानी अपन जब वेव इक्वेशन को सोल्व किया था, तो अपन को पता है एक मान लो एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जो कि ए जेड कैप की ओर ट्रेवल कर रही है, मतलब पॉजिटिव जेड एक्स की ओर ट्रेवल कर रही है। तो उसके साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन अपन ने फाइंड आउट की थी जब अपन ने वेव इक्वेशन सोल्व की थी। मान लो एक कोई यूनिफॉर्म प्लेन वेव है जो कि पॉजिटिव जेड एक्स के अलोंग ट्रेवल करिए, तो ओनली किसका फंक्शन होगी? जेड का फंक्शन होगी। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड होगा। क्या होगा? ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड। यानी जैसे जैसे वेव मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी उसका एम्पलीट्यूड में क्या होगा? एक्सपोनेंशियली डीके होगा। और अपन ने स्किन डेप्थ की बात की तो इसके बारे में बहुत डिटेल से बात की थी। और आगे क्या आ जाएगा? साइन या कोस में से जो भी एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करे, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड, और इसको अपना आया था ए एक्स कैप। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जब अपन ने वेव इक्वेशन को सोल्व किया था, यूनिफॉर्म प्लेन वेव स्टार्ट किया था, तब ये अपन की इक्वेशन अपने डेराइव की थी। और इसके साथ जुड़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड की मैं अगर बात करता हूं तो कुछ नहीं, अगर मेरे मीडियम का इंट्रिंसिक इंपेडेंस ईटा है जिसका मैग्नीट्यूड मोड ईटा और एंगल अगर थीटा ईटा है, तो एच जेड को टी निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो क्या करो, इंट्रिंसिक इंपेडेंस इसके एम्पलीट्यूड को क्या कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से इसके एम्पलीट्यूड को अपन को क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। ई की पावर माइनस अल्फा जेड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। और ई और एच के बीच का फेज डिफरेंस होता है थीटा ईटा। आपको पता है ईटा क्या होता है? ईटा होता है ई अपॉन एच ही तो होता है। तो इनके बीच का फेज डिफरेंस ही तो ईटा का फेज होता है। तो देखो ई हमेशा एस से लीड करेगा, कितना से? थीटा ईटा से। तो ये उससे कितने से ले करेगा? थीटा ईटा इधर आ जाएगा और ये वाई कैप। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और ये इक्वेशन जब अपने चैप्टर स्टार्ट किया तब अपन ने निकाली थी, वेव इक्वेशन को सोल्व करके अपन को ये इक्वेशन मिली थी। और अपन को पता, अपन को ई पता और एच फाइंड आउट करना है। तो ई के एम्पलीट्यूड में अपने ईटा के क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड से डिवाइड करते हैं। और जो ईटा का फेज होता है वो एच के अंदर से क्या हो जाता है? सबट्रैक्ट हो जाता है। क्योंकि अपन को पता है एच हमेशा ई से क्या करता है? थीटा ईटा से लैग करता है। या अपन ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से थीटा ईटा से क्या करती है? लीड करती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और अपन को अब आता है कंसेप्ट ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर भी क्या होता है? पॉइंटिंग वेक्टर भी जेड और टी का ही फंक्शन होता है। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसके? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इसको बोला जाता है पॉइंटिंग वेक्टर। आई होप आपको पॉइंटिंग वेक्टर की समझ आ गई होगी। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होते हैं? ई वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर। और आपको पता है ई वेक्टर की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर और एच वेक्टर की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर। और आपको पता है वोल्ट इंटू एम्पियर क्या होते हैं?
पावर होती है जिसकी यूनिट क्या होती है, वाट, वाट पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉइंटिंग वेक्टर, और इसकी यूनिट कितनी होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको अपन पावर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो आपको पता है, जब अपन ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म प्लेन वेव पढ़ी थी, तो अपन को पता है कि ई कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर क्रॉस एच कैप के अलोंग यूनिट वेक्टर हमेशा अपन को जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है उसकी डायरेक्शन मिलती है या नहीं मिलती है। ए ई कैप क्रॉस ए एच कैप हमेशा ए के कैप मिलता है, तो ई के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए ई कैप, एच के अलोंग यूनिट वेक्टर कितना होगा, ए एच कैप, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा। मतलब एस वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में मेरी वेव प्रोपोगेट करेगी, मतलब इसकी डायरेक्शन ऑलवेज किस में होगी, ए के कैप में होगी। जिस डायरेक्शन में मेरी वेव ट्रेवल करेगी एस की डायरेक्शन हमेशा उसी में होगी। और अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मेरी वेव जेड एक्स में प्रोपोगेट कर रही है, तो एस की डायरेक्शन भी क्या होगी, ए जेड कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइन नहीं है, ई क्रॉस एच को इनका क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर, या इसको अपन बोल सकते हैं पावर डेंसिटी बोल सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अलोंग होगी, हमेशा जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में एस की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये क्या है, पावर वेक्टर तो है, इसको क्या बोलते हैं, पावर डेंसिटी, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में तो पावर भी फ्लो होगी, तो इसकी डायरेक्शन भी हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, ए जेड कैप, यानी जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करेगी उसी डायरेक्शन में अपन की इस पॉइंटिंग वेक्टर क्या होगी, डायरेक्शन होगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो इसका क्या है, टाइम का फंक्शन में, और अपने का जेड का भी फंक्शन है। अगर मैं इसका एवरेज लूँ, क्या लूँ, इसका मैं अगर एवरेज लूँ, टाइम एवरेज लूँ, क्या ले लूँ, इसका अगर टाइम एवरेज लूंगा तो ओनली किसका फंक्शन बचेगा, जेड का फंक्शन बचेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब अपन इसकी एवरेज वैल्यू की बात करते हैं। कैसा एवरेज, टाइम एवरेज, इसकी टाइम एवरेज की बात करते हैं। आपको पता है टाइम एवरेज लेते हैं तो क्या होते हैं, उसके अपन टाइम कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं, और इसके टाइम कांस्टेंट के अराउंड इसको अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। ऐसे अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले एस जेड को मैं टी फाइंड आउट करेंगे, और उसका टी के करस्पॉन्डिंग में 1/t के करस्पॉन्डिंग में टी इंटरवल में इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो इसके टाइम एवरेज की वैल्यू अपन को मिल जाएगी। लेकिन अपन को इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि अपन सब कुछ ये पढ़ चुके हैं नेट्रो के अंदर। नेट्रो के अंदर आपको पता होगा कि आप अगर एवरेज पावर निकालते थे तो आपको पता है वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू इनटू करंट की आरएमएस वैल्यू, और इनके बीच का फेज डिफरेंस अगर थीटा था तो कोस थीटा होता था या नहीं होता। ये फॉर्मूला बिल्कुल यही होता था। अगर आपको मेरे को पता है वीटी एक साइनसोइडल सिग्नल था, उसका फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन वीएस था, आईटी एक साइनसोइडल सिग्नल था, उसका फेजर डोमेन रिप्रेजेंटेशन आईएस था। मान लो इसका एंगल में इसका मैं आरएमएस वैल्यू एज्यूम करता हूँ वी आरएमएस, और एंगल थीटा वी एज्यूम करता था, और इसका आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस, और इसका एंगल थीटा आई एज्यूम करता था, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होता था, थीटा होता था, एंगल ऑफ इम्पीडेंस होता था थीटा वी माइनस थीटा आई होता था। आई होप यहाँ तक आपको पता है। और इसके एवरेज वैल्यू, अगर मेरे को एवरेज पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी तो मैं क्या करता था, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू इनके बीच का मतलब फेज का कोस्ट लेता था। ये का ये फॉर्मूला अपन यहाँ यूज करेंगे। ये का ये वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कोस थीटा, ये का ये फॉर्मूला आप इधर यूज करोगे तो इससे आप डेरिवेशन से बच सकते हो। देखो एस एवरेज की वैल्यू, वहां पर अपन सबसे पहले है ना वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू लेते थे, इधर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू लेंगे। किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड कितना है, ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड, तो इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन √2 होगी या नहीं होगी, बिल्कुल। फिर अपन यहाँ पर देखो, पहले अपन वोल्टेज का आरएमएस लेते थे, फिर करंट का आरएमएस। तो मेरे को बताओ, इधर अपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का आरएमएस लेंगे, फिर अपन इसका आरएमएस लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, और इसका आरएमएस कितना हो जाएगा, ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन मोड थीटा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, √2 आएगा। आपको पता है आरएमएस वैल्यू हमेशा पिक वैल्यू का √2 होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ के और कितना हो जाएगा, और हो जाएगा ई नॉट ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन √2 इंटू
मोड ईटा हो जाएगा। और देखो आगे कितना आता था, आगे वोल्टेज फेजार और करंट फेजार के बीच का कोस आता था, यानी इसके बीच का एंगल का कोसाइन आता था। और यहाँ आप देखो, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का फेज डिफरेंस कितना मिलेगा, थीटा ईटा मिलेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, थीटा ईटा का कोस आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा ईटा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेव प्रोपगेशन के अलोंग होगी, तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ए जेड कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को अगर मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो देखो, इसको अगर मैं और सोल्व करूं तो ऐसा कुछ मिलेगा, एस एवरेज टाइम एवरेज लूंगा तो ओनली किसका फंक्शन बचेगा, जेड का फंक्शन बचेगा। और देखो ऊपर ई नॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, ई नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा जेड अपॉन कितना बचेगा, मोड ईटा 2, और फिर कितना हो जाएगा, कोस थीटा ईटा ए, और अपन के वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन के अलोंग इसका डायरेक्शन आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ई नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा जेड अपॉन √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 मोड ईटा कोस थीटा ईटा ए जेड के। आपको वैल्यू याद होनी ही चाहिए, ये याद नहीं होगी तो भी आप निकाल सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे आप नेटवर्क के अंदर यूज करते थे, यानी वोल्टेज का आरएमएस इंटू करंट का आरएमएस इंटू उसके बीच का फेज डिफरेंस का कोसाइन, ये इसके बीच का फेज डिफरेंस का कोसाइन, और इनके आरएमएस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर ई की पावर माइनस 2 अल्फा जेड अपॉन 2 मोड ईटा ए जेड कैप। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको याद होना ही चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना ही चाहिए। ये तो अपन की एक बात होगी। और एक अपन एस एवरेज निकालने का एक मेथड अपन और अपनाते हैं, वो मेथड क्या होता है अपन उसकी भी बात कर लेते हैं। देखो एक तो अपन का वो मेथड था, एक अपन एस एवरेज निकालने के लिए अपन ये मेथड यूज करेंगे। जैसे अपन यूज करते थे उसके अंदर, इसके अंदर एवरेज अगर मेरे को निकालनी होती थी पावर, तो एवरेज पावर निकालने का अपन एक फॉर्मूला ये भी यूज करते थे कि 1/2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ वोल्टेज फेजार डॉट करंट फेजार का कॉन्जुगेट। ये भी आपने नेटवर्क के अंदर पढ़ ही रखा होगा। यहाँ पर हाफ कब आता है और हाफ कब नहीं आता है वो भी आप नेटवर्क के अंदर समझ चुके होंगे। हाफ कब आता है, जब आप पिक वैल्यू फेजार की बात करोगे तो हाफ आएगा, और जब आप आरएमएस वैल्यू फेजार की बात करोगे तो यहाँ पर हाफ नहीं आएगा। आई होप ये आपको पता होगा। पिक वैल्यू फेजार और आरएमएस वैल्यू फेजार के बारे में आपको अच्छा आइडिया होगा, आप नेटवर्क पढ़ चुके हो। तो आप अगर यहाँ पर आप अगर पिक वैल्यू फेजार लोगे, यानी आप ये वी फेजार की जगह वी आरएमएस ना लेके पिक वैल्यू लोगे ना, और आई की जगह आई आरएमएस ना लेके आई की पिक वैल्यू यूज करोगे तो हमेशा यह हाफ आएगा। लेकिन जब आप आरएमएस फेजार की बात करोगे तो यह हाफ रिमूव हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको आता है। हाँ, और मैं इस चैप्टर में ईएमटी में हमेशा पिक वैल्यू फेजार की ही बात करूंगा, तो यही फॉर्मूला अपन को हाफ यूज होगा। तो देखो यहाँ पर एस एवरेज की जगह अपन ये भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू रियल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फेजार फॉर्म क्रॉस। ये यहाँ क्रॉस क्या है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पर कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट एस पे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इन फेजार फॉर्म डॉट मैग्नेटिक फील्ड इन फेजार फॉर्म विथ कॉन्जुगेट, क्या विथ कॉन्जुगेट, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होगा, पी एवरेज के इक्वल होगा, एस एवरेज के। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपके सवाल बहुत इजी बना लेगा। यानी पॉइंटिंग वेक्टर का कैसा भी क्वेश्चन आए, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है और पिछला फॉर्मूला आपको पता है तो पॉइंटिंग वेक्टर आपके लिए चुटकियों में क्वेश्चन बनेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पता होना चाहिए। ये मैं चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को टाइम डोमेन से फेजर डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फेजर से टाइम डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उनकी बात अपन कर चुके हैं। और अपन क्वेश्चन करेंगे तो बहुत डिटेल से बात करेंगे कि फेजर डोमेन के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ट्रांसफर करेंगे और फेजर से वापस टाइम डोमेन में कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसकी बात अपन करेंगे फिर बात करूं। और मैंने ये समझा ही रखा आपको, जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने आपको फेजर बहुत डिटेल से समझाया था। और इनके फेजर प्रोडक्ट यानी ये ईएस आ गया और एसएच कॉन्जुगेट, क्या ये फेजर फॉर्म है विद कॉन्जुगेट, यानी इसके अंदर जहां भी आपको जे दिखेगा, जे आयोटा, मतलब आयोटा को अपन इसमें है ना किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से। जे की जगह आप कितना यूज करोगे, -j यूज कर देना, या फिर आपको -j दिखे तो +j यूज कर देना। ये इसका क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब ये है
इसका एच इसका कॉन्जुगेट और ई इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो रियल पार्ट मिलेगा उसका हाफ कर देंगे ना, तो अपन को एस एवरेज की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही डिटेल से समझ में आने वाला है। और देखो, ये मान लो आपके कोई भी ईएम वेव ट्रेवल कर रही है और उसके रास्ते में आपको कोई एक ऐसी एक ओपन सरफेस एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर दे और पूछे इससे टोटल कितनी पावर क्रॉस होके जाएगी, ये पूछे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एग्जामिनर एक वेक्टर मल्ड एक है ना ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, उसके पाथ के अंदर, उसकी फील्ड के अंदर आपको एक एरिया दे दे और पूछे इससे टोटल कितनी है पावर क्रॉस होके जाएगी, टोटल कितनी एवरेज पावर क्रॉस होके जाएगी, उसका आपको कुछ नहीं करना है। आपको पॉइंटिंग वेक्टर का एवरेज फॉर्म यूज करना है, डॉट क्या करना है, ds, उसका सरफेस इंटीग्रल लेना, क्या लेना है, पॉइंटिंग वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल आप लोगे ना तो आपको पावर मिल जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, वोट पर मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल और आपको पावर मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, पावर। और ये आपको पता है डबल सरफेस इंटीग्रल जब मैंने वेक्टर कैलकुलस पढ़ाया था तो आपको बहुत डिटेल से समझाया था, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो पॉइंटिंग वेक्टर के लिए एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, आपको फील्ड के अंदर कोई भी एक सरफेस दे दे और पूछे इससे टोटल कितनी पावर फ्लो होगी, तो आप इस फॉर्मूले का यूज लें। सबसे पहले आपको पॉइंटिंग वेक्टर इन एवरेज फॉर्म में फाइंड आउट करना पड़ेगा, डॉट क्या लेना पड़ेगा, इसका क्या लेना पड़ना, इसका डबल इंटीग्रल आपको लेना पड़ेगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और सेकंड, ये फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ हाफ मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि ये मेरा आरएमएस वैल्यू फेजार नहीं, यहाँ मैं हमेशा पिक वैल्यू फेजार ही लूंगा। क्या लूंगा, यहाँ पर अपन पिक वैल्यू फेजार ही लेंगे। जब पिक वैल्यू फेजार लेंगे तो एवरेज पावर के टाइम बाहर हाफ आते हैं, और आरएमएस वैल्यू फेजार लेते हैं तो बाहर हाफ नहीं आता है। आई होप ये आपको समझ आता होगा, आपने नेटवर्क के अंदर बहुत अच्छे से समझ रखा होगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास ये बनता है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, कोस थीटा ईटा 2/mod ईटा ए नॉट स्क्वायर e की पावर -2 अल्फा जेड। अगर मेरा मीडियम लॉसलेस मीडियम है तो उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा ईटा भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की, उसके लिए थीटा ईटा भी कितना होगा, 0 होगा, अल्फा भी कितना होगा, 0 होगा। तो ये फॉर्मूला बहुत छोटा बन जाएगा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। ओनली ई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ईटा इज जेड कैप। अगर मैं एरिया फ्री स्पेस के लिए बात करूं, किसके लिए, अगर मैं एरिया फ्री स्पेस मीडियम के लिए अगर बात करूं तो एस एवरेज की वैल्यू अपन को क्या मिलेगी, एस एवरेज जेड ई नॉट स्क्वायर। आपको पता है एरिया फ्री स्पेस मीडियम क्या होते हैं, लॉसलेस मीडियम होते हैं, वहां अल्फा की वैल्यू 0 होती है। अल्फा की वैल्यू 0 पुटअप करूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और लॉसलेस मीडियम के लिए इंट्रिंसिक इंपेडेंस या फिर एरिया फ्री स्पेस मीडियम कैसा होता है, लॉसलेस होता है, इसका इंट्रिंसिक इंपेडेंस एक रियल वैल्यू होते हैं। आपको पता है फ्री स्पेस का इंट्रिंसिक इंपेडेंस होता है 120 पाई होता है, कितना होता है 120 पाई, जो कि पॉजिटिव नंबर है। इसका थीटा ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कोस थीटा ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और ये कितना है ईटा की जगह कितना आ जाएगा 120 पाई, कितना आ जाएगा 120 पाई, और पीछे ए जेड कैप, पीछे कितना आ जाएगा ए जेड कैप। ये अपन का फॉर्मूला बन जाएगा एरिया फ्री स्पेस के लिए। और एग्जामिनर हमेशा आपको लगभग 95% क्वेश्चन में एरिया फ्री स्पेस मीडियम ही देगा, और ये फॉर्मूला बहुत छोटा सा फॉर्मूला बन गया आपके लिए। इसका आप यूज करोगे तो बड़े बड़े क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में। अब अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। अब ये आपके है ना गेट के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। आपको ऐसे बोला कि ये कोई ईएम वेव है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव है, एरिया फ्री स्पेस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, और उसके साथ जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी 24 पाई कोस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए वाई कैप। और आपको ये प्रोवाइड किया कि वे एयर में ट्रेवल कर रही है, किसमें, एयर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है। और उसने बोला कि अगर इस फील्ड के अंदर अपन एक स्क्वायर एरिया रख देंगे, किसका,
10/10 का एक स्क्वायर एरिया रख देंगे और ये एरिया है कौन से प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा, ये x + y = 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो इससे पूछ रहा है टोटल कितनी है ना पावर इससे क्रॉस होके जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मतलब एक कोई EM वेव है, एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है, किसी एयर मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, उसके साथ अगर जुड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये है और बोल दिया इस फील्ड के अंदर एक मैं 10/10 का एक मतलब एरिया पुटअप करूं इस सरफेस पे। ये कोई मान लो एक अपने पास ये मान लो ऐसी कोई बड़ी सी सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक 10/10 का इसने क्या बताया, इस एरिया से पूछेगा टोटल कितनी पावर क्रॉस होके जा रही है। तो आपको वो फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितनी एवरेज पावर क्रॉस होके जाएगी। तो आपको पता है टोटल एवरेज पावर निकालने के लिए आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले पॉइंटिंग वेक्टर इन एवरेज फॉर्म और फिर इसका सरफेस इंटीग्रल लेना है, कुछ नहीं यही तो करना है। और आपको एरिया फ्री स्पेस मीडियम के लिए आपको पता है एस एवरेज की वैल्यू कितनी होती है, E0² ये जो मैंने अभी आपको इधर ही मैंने बताया था। ये देखो ये अपना एरिया फ्री स्पेस मीडियम के लिए E0² या अपन ऐसे लिख देंगे 240 पाई AZ कैप। कितना 240 पाई AZ कैप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो अपन कितना आ जाएगा E0² 240 पाई Z कैप। ये यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल। एरिया फ्री स्पेस के लिए एस एवरेज की वैल्यू ये होती है। और आपको पता है E0 की वैल्यू कितनी होती है, E0 की वैल्यू 24 पाई अपन को एग्जामिनर के द्वारा प्रोवाइड की है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 24 पाई इंटू E0 का स्क्वायर है, मतलब और कितना आ जाएगा 24 पाई अपॉन 245 और पीछे कितना आ जाएगा AZ कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं 24 पाई से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा और 10 को अगर इसके अंदर डिवाइड करूंगा तो मेरे एस एवरेज की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एस एवरेज की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 2.4 पाई AZ कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपन को निकालना क्या, अपन को इससे कितनी एवरेज पावर क्रॉस करके जाएगी, तो उसके लिए अपन को एस एवरेज की वैल्यू निकालनी थी और फिर इसका सरफेस इंटीग्रल करना था एस के अराउंड। तो आपको पता है एस एवरेज की वैल्यू तो आपको पास कितनी मिल गई, एस एवरेज की वैल्यू मिल गई 2.4 पाई AZ कैप, ये मिल गई आपको। अब आपको एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना, क्या एरिया वेक्टर डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर कैलकुलेट करना है। तो आपको एक प्लेन दिया हुआ है, कौन सा प्लेन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x + y = 1 प्लेन दिया हुआ है। इसके ऊपर एक आपको एरिया दिया हुआ है 10/10 का स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, क्या 10/10 का स्क्वायर एरिया दिया हुआ है। और आपको पूछा इससे टोटल कितनी पावर क्रॉस होके जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसके ऊपर एक डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर लेना आना चाहिए। तो आपको इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एरिया लिया, क्या लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एरिया लिया। मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ds है, कितना है ds है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको पता है, उस सरफेस से क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं। या तो आप नॉर्मली आउटवर्ड ले लो या नॉर्मली इनवर्ड ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, इस सरफेस से क्या होते हैं नॉर्मल होते हैं, क्या होते हैं इस सरफेस के नॉर्मल होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको पता चल गया होगा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ds की। मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर एज्यूम करूंगा और मैंने एज्यूम कर लिया इसके एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है ds है, कितना है ds है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी नॉर्मली होगी। ये x + y = 1 सरफेस है, इससे क्या होगी नॉर्मल होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया an कैप है, क्या है an कैप। अब मेरे को an कैप फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब आपकी मैथमेटिक्स यूज होगी। देखो मेरे को एस एवरेज मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब मेरे को फाइंड आउट करना है मेरे को फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर। तो मेरे को ds फाइंड आउट करना है। तो आपको मैंने ये जो मेरे को सरफेस गिवन है 10/10 की, इसकी इक्वेशन x + y = 1, इसके ऊपर एक छोटा सा डिफरेंशियल मैंने एरिया वेक्टर एज्यूम कर दिया, जिसका एरिया का मैग्नीट्यूड मैंने एज्यूम कर दिया ds। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करूं ये आपको पता होना चाहिए। ये आपकी सरफेस है x + y = 1, इसके मेरे को नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए इसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर। और आपको पता है किसी भी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट हमेशा उसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर को देता है, क्या देता है उसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर को देता है। अगर ये मेरी स्केलर फील्ड है, क्या है, अगर मैं इस ऐसे भी तो एज्यूम कर सकता हूँ
एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरी फाई इक्वल टू 0 सरफेस है। क्या है? फाई इक्वल टू 0 सरफेस है, जिसको अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बोल सकते हैं। अपन जब फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात की थी तो ऐसी ऐसी सरफेसों को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। फाई इक्वल टू 0 यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 सरफेस। या अपन इस कॉन्स्टेंट को हटा भी सकते हैं, कॉन्स्टेंट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं फाई इक्वल टू 1 सरफेस। इसको क्या बोल सकते हैं? एक्स प्लस 1 को एक फाई में स्केलर फंक्शन एज्यूम कर देता हूं एक्स और वाई का इक्वल टू 1। तो फाई इक्वल टू कांस्टेंट हमेशा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? इक्विपोटेंशियल। और इसके किसी भी पॉइंट पे ये जो मेरी सरफेस है एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इस सरफेस पे अगर किसी भी पॉइंट पे मेरे को नॉर्मल यूनिट वेक्टर की अगर मेरे को रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए आपको सबसे हेल्पफुल टूल रहेगा, वो रहेगा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। क्या रहेगा? उसका ग्रेडियंट। अगर मैं इसके ग्रेडियंट की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा? डेल फाई एक्स कॉमा वाई। ओनली एक्स वाई का फंक्शन है तो जेड की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। वो कितना होता है? डेल फाई अपॉन डेल एक्स ए एक्स कैप प्लस क्या बचेगा? डेल फाई अपॉन डेल वाई ए वाई कैप। जेड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ओनली एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ बताओ, मैं अगर एक्स वाई रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? वाई का तो 0 हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा। तो इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप। ये इसका क्या मिला? नॉर्मल वेक्टर मिला। मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए नॉर्मल यूनिट वेक्टर। नॉर्मल यूनिट वेक्टर मैं अगर कैसे कैलकुलेट करूंगा? ए एन कैप इक्वल टू अपन को डेल फाई मिल गया ना, इसके एम्पलीट्यूड इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2। तो इसका √2 इसका एम्पलीट्यूड है। ए एक्स कैप प्लस ए वाई का एम्पलीट्यूड कितना है? √2। तो √2 से मैंने इसको कर दिया डिवाइड। तो ये मेरे को क्या मिल गया? ए एन कैप मिल गया। तो देखो ये मेरा डीएस है। तो ए एन कैप अपन कितना हो जाएगा? यहाँ पर ए एन कैप की वैल्यू हो जाएगी ए एक्स कैप प्लस ए वाई कैप अपॉन √2 मिल जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले एस एवरेज अपने बहुत इजीली फाइंड आउट कर दिया। फिर मेरे को डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर चाहिए, तो मेरे को ये छोटा सा एरिया को मैंने एज्यूम कर लिया डीएस। और इसके मेरे को नॉर्मल यूनिट वेक्टर चाहिए, जो मैंने ग्रेडियंट की हेल्प से नॉर्मल यूनिट वेक्टर को अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अब देखो, अब अपन सबकी वैल्यू पुटअप करते हैं इसके अंदर। तो देखो अपन की क्या हो जाएगी? पी एवरेज इक्वल टू 2.4 पाई ए जेड कैप डॉट डी एस। यहाँ क्या हो जाएगा? इसका नॉर्मल वेक्टर कितना है? ए वाई कैप अपॉन √2। डिस्प्लेसमेंट एरिया वेक्टर, तो इसका ये छोटा सा मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी क्या हो गई? डायरेक्शन हो गई। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और अपन ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। देखो अपन की वेव कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, यहां से पता चलेगा। वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, तो मेरे को बताओ तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? एस एवरेज की डायरेक्शन कैसे होगी? एक्स कैप में होगी। किधर होगी? एक्स कैप में होगी, क्योंकि मेरी वेव प्रोपोगेट जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली उसी का फंक्शन होती है। और अपन का पॉइंटिंग वेक्टर भी हमेशा उसी का फंक्शन होती है। तो यहाँ ए एक्स कैप होगा और इधर भी क्या आ जाएगा? ए एक्स कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए एक्स कैप। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अपन का पॉइंटिंग वेक्टर हमेशा जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करते हैं उसी का फंक्शन होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और एस एवरेज इधर भी कितना आ जाएगा? ए एक्स कैप आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए एक्स कैप। और आगे अगर अब मैं पुटअप करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ भी ए एक्स कैप आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पॉइंटिंग वेक्टर जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होती है। और मैंने पीछे समझा रखा था, वेव एज्यूम कर रखा था वेव ट्रेवल इन जेड डायरेक्शन, तो मैंने वहां मिस्टेक कर दी। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 2.4 पाई क्या कांस्टेंट तो आ जाएगा बाहर, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पीछे क्या बचेगा? ए एक्स कैप। तो ओनली ए एक्स कैप से तो मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा? 1/√2। और पीछे कितना बच गया? अपन के कितना बच गया? डीएस बच गया। तो 1/2√2 को मैं अगर लूँ बाहर कॉमन, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.4 पाई अपॉन √2 इंटू डीएस। डीएस का इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस सरफेस का कंप्लीट एरिया। इसका मतलब क्या है? टोटल समेशन हमेशा आपको ऐड करके देता है। क्या क्या देगा? डबल का मतलब उसका पूरा एरिया कितना है? पूरा एरिया एग्जामिनर आपको प्रोवाइड कर रखा है 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, वो यहाँ यूज होगा। तो वो आप यूज करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2.4 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा? √2 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप अब आप आगे
आसानी से सोल्व करके आंसर निकाल सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बड़ी इजीली आप सोल्व कर सकते हो। और अपन का पॉइंटिंग वेक्टर पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो अपन बड़ी डिटेल से करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर ऑल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पॉइंटिंग वेक्टर दिमाग में सेट हो जाएगा। तो अपन के इस लेक्चर के लिए इतना ही। तो थैंक यू सो मच।